आप अपनी किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 124, 1, 2 और 4 पे आप जाएंगे तो आपको B11 एक्सरसाइज दिखेगी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिखे हैं जिन्हें ट्रू या फॉल्स, जिन्हें सही या गलत में आपको बताना है। तो वो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आपको इनका जवाब भी बताऊंगी कैसे है और आपको समझ में भी आएगा क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल उन्हें समझाऊंगी भी। तो पहला ये है पंक्ति, कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुकू। इसमें आप बताएं कि कविता में बोला गया कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुकू। दोबारा पढ़े। हाँ जी, बिल्कुल बोला गया है, ये एकदम सही जवाब है। कोयल को उन्होंने ब्लैक कुकू ही बोल रखा है क्योंकि सबसे पहले याद करें उसे बोला था काली कुकू और तभी उसके काले पंख, तभी आगे सब बताया गया था, उसे ये कंपेयर किया गया था इस चीज से। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कोयल सिंग्स इन द एप्पल लीव्स। आप बताएं इसका क्या होगा जवाब में। इसका जवाब होगा फॉल्स, माने गलत। वो कभी भी एप्पल लीव्स में नहीं गाती थी, वो गाती थी आम के पत्तों में। एप्पल माने सेब, लेकिन वो गाती थी आम के पत्तों में क्योंकि बाहर आने वाली होती थी। तो ये गलत जवाब है, सही जवाब है आम के पत्ते। तीसरा है, द सॉन्ग ऑफ द कुकू ब्रिंग्स 1,000 मेमोरीज। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि कवि कहता है कि मुझे बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं तुम्हारा गाना सुन के। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। मेमोरीज मतलब यादें, उससे यादें आती हैं उसका गाना सुन के। अब हम चलते हैं चौथे पंक्ति पे। द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस। रेस्टलेस का मतलब बताया था बेचैनी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कवि बेचैन नहीं होता उसकी आवाज़ सुन के। बिल्कुल सही, ये भी गलत जवाब है। वो बेचैन होता था उसकी आवाज़ सुन के क्योंकि उसको इतनी अच्छी और इतनी सुरीली लगती थी कि वो उसका दिल मचलता था उसकी आवाज़ सुनकर। तो हम चलते हैं आखिरी सेंटेंस पे जो है, थाई विंग्स मीन्स योर विंग्स। बिल्कुल सही, आपको मैंने शुरुआत में बताया था थाई का मतलब योर और थो का मतलब यू। तो थाई मीन्स योर, विंग्स का मतलब विंग्स, तो थाई विंग्स का मतलब योर विंग्स। बिल्कुल सही जवाब है ये। अब आप जैसा देख सकते हैं हम चलेंगे B2 की ओर, जिसमें है आंसर द क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। वेरी ब्रीफली का मतलब है सिर्फ 1 से 2 लाइनें, माने 10 से 15 शब्दों में आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम कोयल। ये तो सबको पता है, हमने सबसे पहले इस बारे में बात की थी। इसके कवि कौन है, इसकी कहना चाह रहा है, हमने बात की थी पूरन सिंह इसके कवि हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई व्हाट डू यू राइट फॉर थाई एंड आर्ट इन प्रोज। प्रोज माने होता है जो आपका चैप्टर होता है, जो एक पूरा लिखा गया होता है, और पोएम होती है छोटी जो पंक्तियाँ लिखी होती हैं। तो थाई और आर्ट को प्रोज में क्या लिखते हैं, तो जैसा बताया था मैंने आपको, थाई का मतलब होता है यू, तो थाई को हम यू लिखते हैं। एंड और आर्ट ये एक नया शब्द है जो हमने कविता में नहीं उपयोग किया, जिसका आर्ट का मतलब होता है आर जैसे इज का प्लूरल आर, वो वाला आर, वो आर बोलेंगे। तो आर्ट को हम आर बोलेंगे एक चैप्टर में, बट कविता में हम इनको थाई और आर्ट बोलेंगे। ये तरीके हैं एक कविता लिखने के, और वो तरीके हैं एक चैप्टर माने प्रोज में लिखने के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मेक्स 1,000 मेमोरीज इन हार्ट। ये क्वेश्चन हमने 2 एक्सरसाइज सॉल्व की और दोनों में हमने ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन देखा, तो मतलब ये ज़रूरी है, या आप ज़रूर पढ़ के जाना। इसका आंसर होगा जो कोयल की आवाज़ है, हाई पिच्ड, हमने जो वर्ड यूज़ किया था, हाई पिच्ड कोयल की जो आवाज़ है वो हमारे दिल के अंदर 1000 यादें याद दिलाती है। जैसे पोएट को करती है तो हमें भी पोएट को जैसे याद दिलाती हैं। तो बेसिकली वही है कि क्या आपके दिल में 1000 यादें याद दिलाता है, तो वही उसकी हाई पिच्ड स्ट्रेन्स, या आपको वर्ड याद रखना है आवाज़ से, जो वो बहुत तेज़ गाती है तो हाई पिच्ड स्ट्रेन्स हमें याद दिलाते हैं। ये 3 शब्द आपको कविता में दे रखे हैं, वहीं से उठाने हैं, हाई पिच्ड स्ट्रेन्स। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपन्स विद द शेड्स ऑफ मैंगोज। तो मैंगो की 2 बार बात हुई है इस कविता के अंदर। एक बार तो ये था कि वो आम के पत्तों के बीच में से गाती है, लेकिन दूसरी बार बात था कि मैंगो जो होता है वो जल जाता है और उसमें धब्बे लगते हैं। तो यहाँ पे इसका हमें यही आंसर देना है, व्हाट हैपन्स विद द शेड्स ऑफ मैंगोज, की वो जल जाता है। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न माने जलना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ लिटिल बर्ड। तो
जो हम देखेंगे इस कविता में, आप देख सकते हैं पेज नंबर 125 पे, ओ लिटिल बर्ड में जो बर्ड का बी है वो बड़ा लिखा है, माने कैपिटल लिखा हुआ है। तो वहाँ ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, वो ऐसा क्यों। ये हमने बहुत मामूली सी चीज़ें हमने बचपन में भी पढ़ रखी है अंग्रेज़ी में, कि जब भी किसी अहम अहम चीज़ का नाम आता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, या फिर हम जब कुछ सेंटेंस शुरू कर रहे होते हैं, या फिर जैसे इंडिया ले लें, इंडिया को हम हमेशा आई बड़ा लिखते हैं, और जैसे किसी का नाम ले लें तो हम हमेशा, जैसे किसी का नाम है राज, तो राज का आर बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है इनका कि जो हमने बर्ड का बी इसलिए बड़ा लिखा है क्योंकि बर्ड को हम यहाँ पे एक कोयल या कुकू बर्ड को रेफर, मतलब उसको दिखा रहे हैं, तो इसलिए बर्ड का भी आर लिखेंगे क्योंकि एक लिविंग बीइंग है जो बहुत अहम है यहाँ पे, तो इसलिए बर्ड का बी बड़ा लिखेंगे कैपिटल में। थैंक यू। अब हमने बी वाली दोनों एक्सरसाइज कर ली, 1 और 2। अब हम करेंगे सी पे आएंगे। तो सी है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें हमें एक जो आते हैं परीक्षा में, जो सेक्शन सी होता है तो आपका लिटरेचर का, उसके अंदर यही आते हैं क्वेश्चन कि जिसमें आपको कुछ क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। लॉन्ग से, ये लॉन्ग इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लंबे होते हैं, इन्हें 1-2 लाइनों में ख़त्म नहीं करना होता। इसमें कम से कम 35 से 40 शब्द लिखने होते हैं और अपना बात का मतलब अच्छे से समझाना होता है कि जैसे आप जो आपको पेपर चेक कर रहा है, आपको उसे ऐसे समझाना है जैसे उसको कुछ नहीं आता। आप उसे ऐसे आंसर लिखें कि जैसे आप उसको पढ़ा रहे हैं। अगर आप ये चीज़ दिमाग में रख के ये आंसर लिखेंगे ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ आप अच्छा ही एक आंसर लिखेंगे। तो हम चलते हैं उन आंसर्स की तरफ जो 35 से 40 वर्ड में कंप्लीट होंगे। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी कविता का आंसर आए, ऐसा मैं अपने परीक्षा में लिखा करती थी। मैं हमेशा एक जो आपको पेपर चेक कर रहा है उस पर एक अच्छी आपका इम्प्रेशन बने, वो आपके लिए अच्छा सोचे कि हाँ आपको इस बारे में बहुत नॉलेज है, आपको ज्ञान है इस पोएम के बारे में। तो कोई भी एक क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले शुरू करा करें पोएम के नाम से और कवि के नाम से। आप पहली लाइन ज़रूर लिखा करें, दैट पोएट पूरन सिंह हैज़ सेड दिस इन द पोएम कोयल। इससे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको लगेगा हाँ आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा है। तो और अच्छे से आंसर फ्रेम करें, जितना जो उस क्वेश्चन के अंदर मांगा हो वही लिखें, उससे ज़्यादा कुछ ना लिखें, क्योंकि फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको नहीं चाहिए होती है। जितना आप आंसर अपना छोटा रखेंगे, जितनी जल्दी उनको समझ आएगा, उतनी जल्दी वो आपको मार्क्स देंगे और उतनी जल्दी वो आपको पेपर अच्छा चेक करेंगे और आपके ज़्यादा मार्क्स लाने के और चांस बढ़ते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, इन रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स क्वेश्चन। स्पीकर जो था, पोएट जो कवि है, उसने पूछा है व्हाट सिंग्ड थाई विंग्स। ये आपको याद होगा, उसने पूछा था कि तुम्हारे व्हाट सिंग थाई विंग्स। ये पहली लाइन में भी था और 10वीं लाइन में भी था। कोयल रिप्लाई करती है उसके बाद, जब हम कोयल अपनी बातें बताना शुरू हो जाती है, जब वो पूछता है कवि कि तुम्हारे पंखों के बारे में, कि तुम कैसे गाती हो, तुम्हारे पंख काले हैं, तब वो आगे से बोलती है कि फायर ऑफ लव हैज़ चार्ड माई विंग्स, कि प्यार की आग ने मेरे ये पंख काले कर दिए हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट डज द कोयल आंसर सजेस्ट, कैन लव बर्न लाइक फायर, इज दिस बर्निंग अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव वन। अब वो पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन के द्वारा कि क्या प्यार आग की तरह जलता है, तो ये क्या एक अच्छी बात है या ये बुरी बात है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें क्या है, कोयल बताती है, वो कहना, जैसे वो बार बार कहती है वेयर इज़ माई बिलव्ड, जो मुझसे प्यार करते हैं वो कहाँ है, वो उससे बिछड़ चुकी है। तो वो ये दिखा रही है कि मैं उससे बिछड़ चुकी हूँ और उसका दिल हमेशा उसी के पास रहेगा, उसका दिल वहीं रहेगा, उसका दिमाग भी उसके प्यार में ही रहेगा। पर मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव या एक बुरी चीज़ नहीं है। यही कहना चाहूँगी कि प्यार जो है वो आग की तरह नहीं कर सकता, बट जो उसका एक महसूस कर सकता है, वो जिसको तुम प्यार करते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। तो गलत वो कहना चाह रहा है यहाँ पे
कि उसका जो दिमाग और दिल है वो अपनी जिससे वो प्यार करता है उसी की तरफ है। जब वो बार बार कह भी रहा था कि वेयर इज़ माई बिलव, बिलव मीन जो उससे प्यार करता है, वो उससे बिछड़ गया, उस चीज़ का उसे बहुत दुख है। तो उसका एक महसूस नहीं, वो महसूस कर पा रहा है उसको, पर वो चीज़ भी बहुत बड़ी होती है। तो हाँ, यहाँ पे नेगेटिव माने एक बुरी चीज़ है, क्योंकि फायर है, वो हर चीज़ बर्न करती है, तो वो नेगेटिव ही है, पर बर्निंग नेगेटिव है। पर जो है वो उसको जो फील करा रहा है वो प्यार है। तो वो कभी भी ऐसा प्यार फायर की तरह जल नहीं सकता, पर वो सिर्फ एक चीज़ महसूस कर रहा है। कहने का मतलब वो एक फीलिंग जो मतलब वो सिर्फ महसूस कर सकता है। ये बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल शब्दों पे ना आ जाएं, बट हाँ ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो इसे हम अपने शब्दों में ऐसे ही लिखेंगे, पहले पोएम और पोएट का नाम, फिर जो बात अभी मैंने बोली उसको आप लिखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाई डज द पोएट कॉल कोयल रेन ऑफ स्पार्क, एक्सप्लेन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में कि जैसे वो बोलेंगे कि ये समझाओ वो समझाओ, एक एक लाइन समझाओ। तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमने एक एक लाइन समझ रखी है, तो हम कोई भी क्वेश्चन इस चीज़ का लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे रेन ऑफ स्पार्क बोला गया है, हमने कोयल को मतलब कवि ने बोला गया। तो वैसे अपना आंसर शुरू कर दी, जैसे मैंने आपको बताया गया है कि पहले आप पोएम का कविता का नाम लिखें, कवि का नाम लिखें, फिर आप इस लाइन को लिखें और बोले दिस मीन्स। अब इसका मतलब है रेन ऑफ स्पार्क। जो बारिश होती है वो बहुत सा एरिया में, बारिश जब बादल बरसते हैं तो एक ज़्यादा एरिया में बरसते हैं। और स्पार्क का मतलब होता है जो एक तरह की फायर होती है, जो आग एक तरह से। तो वापस हम उसी मीनिंग पे आ गए कि वही आग, हमने उसको इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि आग है वो तुम्हारे दिल के अंदर आग करती है, तुम्हें एक अजीब, एक अलग सा तुम्हें उसकी आवाज़ दिखाती है, जो एक आग दिखा सकती है, तुम्हारे दिल में आग लगती है उसकी आवाज़ सुन के। इसका मतलब यही है, हमने उसकी आवाज़ को बोला गया रेन ऑफ स्पार्क। मतलब रेन माने ज़्यादा जगह लेती है और एक स्पार्क देती है, माने कि वो एक अच्छी टाइप का एक फायर, एक आग देती है जो कोई और नहीं दे सकता, पर उसकी आवाज़, उसकी सुरीली आवाज़ दे सकती है। बहुत आसान सा आंसर था ये, बस इसको लिखना ऐसे तरीके से पड़ेगा कि आपके जो पेपर चेक कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ आए। अब चलते हैं अगले आंसर की ओर। वो है वाई इज द कोल रेस्टलेस, इज शी एबल टू विन ओवर अ रेस्टलेसनेस, इफ नो वाई। रेस्टलेसनेस वही बेचैनी, हमने इस बारे में बहुत बात करी है कविता के दौरान, तो फिर से बात करेंगे कि कैसा लिखें इस आंसर को। यहाँ पे कोयल जो पक्षी है वो रेस्टलेस इसलिए क्योंकि वो अपने, जैसा हमने आखिरी शब्दों में, आखिरी पंक्तियों में पढ़ा है, वो अपने बिलावेड मतलब प्यार करने वाले से दूर है, इसलिए वो इतनी बेचैन है कि मैं कब उसको मिलूंगी। इसीलिए वो ऐसा गाना गा रही है, इसीलिए वो गुस्से में पतियों से बात कर रही है, आपको याद हो तो इसमें आपको जो आखिरी की 5 पंक्तियां हैं वो एक्सप्लेन करनी है कि वो क्यों इतनी बेचैन है। उसकी बेचैनी का यही एक कारण है कि वो अपने प्यार करने वाले से बिछड़ी हुई है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है वाई इज अ कोयल प्रेज्ड, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेयर इट्स वॉइस। प्रेज का मतलब लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं और तुम्हें कैसा लगता है जब तुम उसकी आवाज़ सुनते हो। तो कोयल की लोग तारीफ इसलिए करते हैं उसकी, सबसे पहले उसकी आवाज़ से, कि उसकी आवाज़ इतनी सुरीली है, वो एक बहुत ही ऐसा लगता है उसकी आवाज़ वेलकम, मतलब बुला रही हो तुम्हें, उसकी आवाज़ तुम्हें अपनी ओर खींचती है देखा जाए तो। और जैसा कि कहा गया बहार में, तो उसकी आवाज़ इतनी सुरीली लगती है कि आप बस सुनते ही रह जाएंगे, सुन के कभी थकेंगे नहीं। और आपको एंड में ये बताना है कि आपको कैसा लगता है। तो कभी आपने अगर कोयल को गाते हुए सुना हो तो आप अपना वो बता सकते हैं। सीधी सिंपल सी आप बातों में लिख सकते हैं कि मैं बचपन में छोटा था तो मैं कोयल को सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, यही कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, मेरे मन को शांत करती थी। तो आप ये सब बहुत आसानी से इस आंसर में लिख सकते हैं, 35 से 40 शब्दों में। ये काफ़ी आसान आंसर रहेगा। अगले आंसर की ओर चलते हैं। डू यू थिंक दैट कोयल सिम्बलाइजेज ट्रू लव। अब इस बारे में हम बात कर चुके हैं जब हम कोयल के बारे में बात कर रहे थे
कि कोयल जो होती है वो कभी भी प्यार का, इसमें इसका अच्छा क्वेश्चन का मतलब है कि क्या कोयल प्यार दिखाती है, मतलब उसका जो उनका जो रिश्ता है क्या वो प्यार को दिखाता है कि प्यार ऐसा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि कोयल कभी भी अपने जिससे प्यार करती है उसके साथ नहीं रहती है, तो वो अपना कभी भी खुद का घर नहीं बनाती है, वो दूसरों के घर में रहती है। और कभी भी जो एक वो मेल कोयल और फीमेल कोयल कभी भी साथ नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो हमेशा अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं सिर्फ स्प्रिंग में, तभी वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं। स्प्रिंग सीजन में जब एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं वो और पक्षियों की तरह एक साथ नहीं रहते हैं, तो वो प्यार का एक सिंबलाइज तो नहीं कर सकते हैं, पर ये तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत याद करती है उसको, क्योंकि वो बार बार बोल रही है वेयर इज़ माई बिलव्ड, बट वो कभी मिलते नहीं क्योंकि वो साथ नहीं रहते हैं। ये सिर्फ कहने का है इसके अंदर। तो वो बहुत याद करती है लेकिन सिर्फ स्प्रिंग में ही मिलते हैं, तो वो कभी भी ट्रू लव सिंबलाइज नहीं कर सकते, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे ये पोएम ख़त्म, ये कविता ख़त्म होती है। आशा करूँगी आपको कुछ मदद कर पाई हूँ मैं इस पोएम की वजह से, और आपको बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। सब सुखी रहे आपके घर पे, सब हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, सब खुश रहें, यही चाहूँगी। तो सब स्वस्थमंद रहें और ये आप अपने पेपर अच्छे से दीजिएगा, अपनी परीक्षा। बेस्ट ऑफ लक। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्रिया, और आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको। सब अच्छा ही होगा। शुक्रिया।